नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 47 होगा, 47वां लेक्चर है। और पूरा लेक्चर मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है ना कि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाएगा। छोटा सा बच्चा भी अगर पढ़े ना उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। मेरे नोट्स आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। 47वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए स्क्रीन पर आपके आएगा, ये मेरे नोट्स हैं। देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है आपको, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये लेक्चर नंबर 47 है, 47वां लेक्चर है। तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर आप कैसे पहुंचे? अगर पहले वाले लेक्चर आपने पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पढ़े, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी जो 1930 में पब्लिश हुई थी, उसी पर चर्चा करने के लिए लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे उनको भी इनवाइट किया गया था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसी कारण से गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, 5 मार्च 1931 में। तो उसके बाद राजी हो गए कांग्रेस, और गांधी जी को भेजा गया लंदन में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बात नहीं बन पाई, विवाद हो गया अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। अंबेडकर साहब मांग कर रहे थे कि उनकी जो कम्युनिटी है, दलित समाज, उसको अल्पसंख्यक घोषित किया जाए, अंग्रेजों से ही मांग कर रहे थे। और इसके अलावा उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया जाए, जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में किया गया था, और 1919 में जो एक्ट आया था उसमें कई और समुदाय के लिए कर दिया था, जैसे सिख के लिए, एंग्लो इंडियन ईसाइयों के लिए ऐसा कर दिया गया था। वही डिमांड यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे अंबेडकर साहब, वो कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसा अगर होगा तो हिंदू समाज अंदर से ही टूट जाएगा और दलित पूरे जीवन भर के लिए दलित समाज ही बनकर रह जाएगा। तो उन्होंने ये वार्निंग दी। तो 28 दिसंबर 1931 को जब वापस लौटते हैं गांधी जी, तो दोबारा से वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वायसराय इस समय चेंज हो चुका है, लॉर्ड वेलिंगटन बन चुका है। उसने तुरंत मूवमेंट को क्रश करने के लिए गांधी जी को जेल में डाल दिया। गांधी जी जेल में आ गए हैं, और उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। ये सब पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो रैमजे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये घोषणा कर दी। और ये घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। गांधी जी उस समय जेल में थे। ये घोषणा क्या हुई थी? इस घोषणा के तहत दलित समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया भारत में, और दलित समाज को भी बाकी अन्य समुदाय की तरह, जैसे मुसलमानों की तरह, सिखों की तरह, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इनके लिए ला दिया गया। ठीक, और 71 सीटें रिजर्व कर दी गई, पूरे प्रांतों में मिलाकर टोटल 71 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच में? इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जहाँ पर अंबेडकर साहब राजी हो गए, ठीक है भैया, जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई है उसको हम नहीं मानेंगे, हम आरक्षण लेंगे। और आरक्षण की व्यवस्था की गई। 148 सीटें पूरे जो कि आपकी राज्य विधान परिषद थी ना, वहाँ पर टोटल 148 सीटें रिजर्व कर दी गई दलित समाज के लिए। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम और ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है? अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता तो क्या होता? जहाँ पर सीट रिजर्व है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में दलित समाज के लिए जो सीट रिजर्व की गई है, मतलब वहाँ पर जब भी चुनाव होंगे तो कैंडिडेट जितने भी खड़े होंगे सब दलित समाज से खड़े होंगे, और वोट करने का अधिकार उस निर्वाचन क्षेत्र के केवल दलित समुदाय के लोगों को होगा। यह है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। जबकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या है? यहाँ भी आरक्षण है। जैसे जो निर्वाचन क्षेत्र दलित समाज के लिए आपका
आरक्षित किया गया है, वहाँ जब भी चुनाव होगा तो जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे सब दलित समाज के खड़े होंगे, लेकिन वोट करने का अधिकार उस निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सभी समुदाय के लोगों को वोट करने का अधिकार होगा। जैसे आज की डेट में भी आरक्षण ऐसा ही है। ठीक है, तो ये राजी हो गए, तो पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट आपने पढ़ा, 24 सितंबर 1932 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जा रहा, तो 17 नवंबर 1932, ये डेट याद रख लीजिए। डेट, हालांकि डेट आपको एग्जाम की दृष्टि से नहीं याद रखना, बस आपके दिमाग में एक कहानी बनी रहे, भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखिए 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ था? नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। तो 1932 में ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। पहला कब हुआ? 1930 के लास्ट में, और जनवरी 1931 तक चला। तो 1930-31 तक पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1931 में ही पूरा हो गया था आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और 1932 में आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस समय भारत के जो वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन है, जिन्होंने गांधी जी को जेल में भर रखा है। और भारत के सचिव कौन है? सैमुअल हॉर, ये भी नाम याद रख सकते हैं आप। अब देखिए, पहले और दूसरे में अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 46 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें आधे ज़्यादा तो देसी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ऑलरेडी जेल में भरे हुए थे। मुख्य तौर पर गांधी जी भी जेल में थे, और अंग्रेजों ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए। वो चाह रहे थे कि कांग्रेस ना आए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका ये मानना था कि भैया जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, तो गांधी जी ने वादा किया था कि भैया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी ने उस समझौते को तोड़ दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वापस आए 28 दिसंबर 1931 को, तुरंत उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इस कारण से अंग्रेज भी नाराज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करवाया, उनको आमंत्रित भी नहीं किया। और डिप्रेस्ड क्लास की ओर से B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आए हुए थे। तो नोट कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, और इनके अलावा एक और लोग थे, तेज बहादुर सप्रू। उनका हालांकि एक बार भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में पूछा गया है बार बार। और मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां और मोहम्मद इकबाल ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ भी नोट करने वाली बात है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। नोट कर लीजिएगा, ये नोट मैंने लिख भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए, जो नोट्स हैं मेरे क्लास नोट्स, ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक है, श्री एजुकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भारतीय महिला कौन इसमें शामिल हुई थी, तो नाम याद कर लीजिएगा, बेगम जहां आरा शाहनवाज। ठीक, और इंडियन लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू। देखिए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, वैसे ही तेज बहादुर सप्रू भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न अभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो भीमराव अंबेडकर साहब का बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, वो याद रखेंगे आप। ठीक, अब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में अंग्रेजों ने वाइट पेपर पब्लिश किया, श्वेत पत्र पब्लिश किया मार्च 1933 में। उस वाइट पेपर पे क्या लिखा था? इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निचोड़ लिखा था। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जो भी डिस्कशन किया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो जो बातें उनको अच्छी लग रही थी कि माननी चाहिए, वो सभी नोट कर रखी थी एक वाइट पेपर पे। इसी को वाइट पेपर कहा जा रहा है। ये मार्च 1933 में पब्लिश किया, और इस वाइट पेपर पर जो भी सारी बातें थी, इसको डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने से पहले एक और कमेटी को इसको सौंपा गया। वो कमेटी का नाम क्या था?
वो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने, जो ब्रिटेन के दोनों पार्लियामेंट के सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो ब्रिटिश संयुक्त पार्लियामेंट्री एक कमेटी थी। ब्रिटिश संसद के द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन जो निम्न सदन है अंग्रेजों का, ब्रिटेन का, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये उच्च सदन है। तो इन दोनों के सदस्य इसमें शामिल थे इस कमेटी में। इस कमेटी ने इसकी समीक्षा की, इस पर चर्चा की, और इसके बाद और फिल्टर करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल के रूप में पेश किया गया। उस बिल पर चर्चा हुई दोनों सदनों में, और वो कानून बन गया। पास होने के बाद कानून बन गया, और उसी कानून का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद वाइट पेपर पब्लिश किया गया है। वाइट पेपर पब्लिश होने के बाद उस पर और चर्चा करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जो ब्रिटेन के संसद जो थी, दोनों सदनों के लोग उस कमेटी में शामिल थे। उन्होंने चर्चा की। देख रहे हैं कितना रिफाइन किया गया, कितना फिल्टर किया गया है। उसके बाद बिल के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, और ये पास हो गया और कानून बन गया, जिसे जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। अगले वीडियो में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये जो टॉपिक है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, छोटा सा ही था। तो इसके नोट्स मैंने बताया श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिए। अगले वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो निर्माण हो चुका है, इसमें क्या था, वो सारी चीज़ें बात करेंगे हम। ये इतना इम्पोर्टेंट 1935 का एक्ट है, इसकी वैल्यू आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत का जो हमारा संविधान बना हुआ है ना, संविधान में ज़्यादातर चीज़ें हमने 1935 का जो अधिनियम था उससे हूबहू ले ली हैं, और इसमें कुछ संशोधन करके उसमें ली हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान के 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमने 1935 के अधिनियम से ले लिए हैं। इतना महत्वपूर्ण है भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम जब आप पूरा पढ़ेंगे और हमारे संविधान में देखेंगे तो कहेंगे भैया ये तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो हमारा संविधान बनाते समय हमारे जो संविधान सभा के लोगों ने अधिनियम 1935 से बहुत सारी बातें कॉपी कर ली हैं, और भी देशों से बहुत चीज़ें कॉपी की हैं, वो आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।